नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, अभिप्रेरणा की विशेषताएं, अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व एवं अभिप्रेरणा की तकनीकों को अपन पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अभिप्रेरणा की विचारधाराएं। ये इम्पोर्टेंट है चीज़ें, इनको याद रखना आपको। ये अभिप्रेरणा की विचारधारा किसने दी हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं इनके। मास्लो की आवश्यकता क्रम आधारित विचारधारा। अब्राहम मास्लो जो थे, इन्होंने आवश्यकता को एक क्रम में निर्धारित किया और उस आवश्यकता अनुक्रम पर आधारित एक विचारधारा दी जिसका नाम आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा है। और यह विचारधारा जो अभिप्रेरणा की विचारधारा जो है अब्राहम मास्लो ने दी। कब दी? 1943 में दी। हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा है एक, हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा। मैकग्रेगर की एक्स एवं वाई विचारधारा है। मैकग्रेगर की जो एक एक्स और वाई विचारधाराएं दी उसने, जो एक दूसरे की अपोजिट है। ये विचारधारा है, आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। विलियम ओची की एक जेड विचारधारा है। तो इन सब को अपन संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं एग्जाम की दृष्टि से, क्या क्या चीज़ें इसके बिंदु मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम दोस्तों। मास्लो की आवश्यकता क्रम आधारित विचारधारा। मनोवैज्ञानिक अब्राहम एच मास्लो। अब्राहम एच मास्लो एक प्रबंध शास्त्री ना होकर एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। ये एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1943 में अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्रमबद्ध विचारधारा का प्रतिपादन किया था। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है एवं उन आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु प्रयत्न करने को तत्पर रहता है। मास्लो के अनुसार यदि यह जानकारी कर ली जाए कि किस कर्मचारी की कौन सी आवश्यकता अधूरी है, तो यह अधूरी आवश्यकता को पूर्ण करके व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है। इस विचारधारा में मास्लो ने आवश्यकता को उत्प्रेरणा का आधार माना है। आवश्यकता को किसका आधार माना? उत्प्रेरणा, अभिप्रेरणा का आधार माना है तथा आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा है। ये चीज़ याद रखनी है। आवश्यकताओं को अब्राहम मास्लो ने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। इन चीज़ों को याद रखना है। अब्राहम मास्लो 1943 में आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा थी अभिप्रेरणा की, उसने 5 भागों में बांटा है जो निम्न है। शारीरिक आवश्यकता है। सबसे पहले जो है मनुष्य की सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकता है जो है शारीरिक आवश्यकताएं हैं। शारीरिक आवश्यकता में भोजन, पानी, कपड़ा, हवा, मकान, यौन संपर्क, इसको जो है अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता के सबसे पहले स्थान पर रखा है। ये आवश्यकता जब तक मनुष्य की संतुष्ट नहीं होगी तब तक वह कुछ भी आवश्यकताओं के इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वह मनुष्य कोई भी काम करने को तैयार रहेगा, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिक आवश्यकता होती है तो उसकी भोजन, पानी, कपड़ा, मकान जो है उसकी प्राथमिक आवश्यकता में होता है। अतः इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने में मनुष्य कोई भी कार्य करने के लिए तैयार रहता है। फिर आती हैं सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। जब मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है, उनकी संतुष्टि हो जाती है, तो वो सुरक्षात्मक आवश्यकताओं और महसूस करने लगता है, जिससे भय होती है, बीमारी होती है, जोखिम होती है, हानि से सुरक्षा रहती है। एक कर्मचारी काम करता है, उसमें एक संस्था में काम कर रहा है, तो उसके भोजन, पानी, कपड़ा की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है। फिर वो क्या चाहता है कि उसकी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं हो, कि भाई नौकरी कभी भी उसकी छूटे नहीं, वो सुरक्षा हो। कोई बीमारी वगैरह हो जाए तो वो सुरक्षा हो, मैं बीमार हो गया तो मैं पैसे कहाँ से लाऊँ, तो बीमारी के अंदर सुरक्षा, उसकी बीमा वगैरह करवा दो उसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से सुरक्षात्मक आवश्यकताएं महसूस करने लगता है, तब उस आवश्यकताओं की आप पूर्ति कर लो, ताकि कर्मचारी जो है संस्था को छोड़कर नहीं जाएगा, ताकि ये जो सुरक्षात्मक आवश्यकता है उसकी पूर्ण हो जाएगी। फिर स्नेह या अपनत्व की आवश्यकता है। एक कार्मिक केवल पैसे के लिए काम नहीं करता है, एक कार्मिक केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता है, उसको पैसे के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है, जिसमें स्नेह और अपनत्व की आवश्यकता होती है। एक कर्मचारी को प्रेम मिले, स्नेह मिले, सहयोग मिले, मैत्री भाव मिले, अपनत्व मिले, एक ऐसा वातावरण हो संस्था में जिससे उसको किसी प्रकार की असहजता महसूस न हो, संस्था में काम करना अच्छा लगे, उसे संस्था में लोगों से प्रेम मिले, उसे स्नेह मिले, सहयोग की भावना हो, मैत्री भाव हो, अपनत्व मिले, ताकि एक कार्मिक उस संस्था में बना रहे और संस्था को छोड़कर जाने की कभी सोचे ना। जब ये तीनों आवश्यकताएं उसकी पूरी हो जाती है, ये जब तीनों आवश्यकताएं उसकी पूरी हो जाती है, जब चौथी आवश्यकता आती है स्वाभिमान या अहंकार की आवश्यकता है। अब स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए उसमें आवश्यकता आती है कि संस्था में पद,
उसको संस्था में अच्छा पद मिले, मान मिले, स्थिति मिले, मान्यता मिले, प्रतिष्ठा मिले, स्वतंत्रता, निर्णय अधिकार मिले, स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं। स्वाभिमानी आवश्यकताएं, जब ये तीनों आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती हैं तो स्वाभिमानी आवश्यकताएं आ जाती हैं। स्वाभिमानी आवश्यकता संस्था में पद, मान, स्थिति, मान्यता, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, निर्णय अधिकार आदि। फिर जब चारों आवश्यकताएं पूरी होती है, विकास की आवश्यकता महसूस करने लगता है कार्मिक। संस्था में कार्मिक आत्मविकास की आवश्यकताओं को महसूस करना ये सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में आता है, ठीक है ना। जब ये सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं नीचे वाली चारों, तब आत्मविकास की अनुभूति होती है। उसको प्रतिभा चाहिए होता है, उसका क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि वो उसका समग्र विकास कर सके, ठीक है। उक्त क्रम को याद रखने की एक ट्रिक है दोस्तों जो मैंने बनाई है, और ये जो है क्रम अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा के अनुक्रम को सही तरीके से जमाइए, या अनुक्रम कौन सा सही है। तो उसमें याद रखना आपको, शरीर की सुरक्षा के लिए स्नेह, स्वाभिमान, आत्मविकास की आवश्यकता होती है। शरीर की सुरक्षा के लिए स्नेह, स्वाभिमान एवं आत्मविकास की आवश्यकता होती है। शरीर यानी शारीरिक आवश्यकता है, सुरक्षा यानी सुरक्षात्मक आवश्यकता है, स्नेह यानी स्नेह अपनत्व की आवश्यकता है, स्वाभिमान स्वाभिमानी या अहंकारी आवश्यकता है, और आत्मविकास यानी आत्मविकास की आवश्यकता है। तो याद रखने की एक ट्रिक है, शरीर की सुरक्षा के लिए स्नेह, स्वाभिमान एवं आत्मविकास की आवश्यकता होती है। शरीर की सुरक्षा के लिए स्नेह, स्वाभिमान एवं आत्मविकास की आवश्यकता होती है। तो शारीरिक आवश्यकता होगी, सुरक्षात्मक आवश्यकता है, स्नेह या अपनत्व की आवश्यकता होती है, स्वाभिमानी आवश्यकता हो गई, अहंकारी आवश्यकता हो गई, और आत्म विकास की आवश्यकता हो गई। ये आवश्यकता का अनुक्रम आपको याद रखना है। आवश्यकता का अनुक्रम किसने दिया? आवश्यकता का अनुक्रम अब्राहम मास्लो ने दिया। कब दिया यह अब्राहम मास्लो ने? 1943 में दिया। इस चीज़ को आपको याद रखना है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। एक चार्ट दे रखा है, ये चार्ट समझने योग्य है। इसमें देखो, जो नीचे वाली शारीरिक आवश्यकता को सबसे निम्न वाली आवश्यकता में माना गया है, और सबसे नीचे वाली आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकता है, सुरक्षात्मक आवश्यकता और स्नेह अपनत्व की आवश्यकता है। ये सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता होती है। इन तीनों को निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में माना गया है। ऊपर की दो आवश्यकताएं जो होती है स्वाभिमानी आवश्यकता है और अहंकारी आवश्यकता है, और आत्मविकास की आवश्यकता है। ये दो आवश्यकताएं जो हैं, आत्मविकास की आवश्यकता है और स्वाभिमान आवश्यकता है, ये टॉप लेवल की आवश्यकताएं होती है, ठीक है ना। और बॉटम लेवल की, लोअर लेवल की आवश्यकताएं 3 आवश्यकताएं। इन आवश्यकताओं को उन्होंने 2 खंडों में वैसे बांट रखा है मास्लो ने। फिर आता है हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा। याद रखने योग्य बात है, मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग एवं उनके साथियों ने साइकोलॉजिकल सर्विस पिट्सबर्ग, एक पुस्तक है साइकोलॉजिकल सर्विस पिट्सबर्ग में करीब 200 इंजीनियर्स पर शोध किया। कितने इंजीनियर्स पर? 200 इंजीनियर्स पर शोध किया एवं उनसे कार्य के बारे में विचार जानकर इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। इस विचारधारा की मान्यता है कि मनुष्य की आवश्यकताओं को 2 भागों में, 2 समूह में विभाजित किया जा सकता है। द्विघटक दिए, 2 घटकों में बांटा इसको। उन्होंने आवश्यकता के प्रथम समूह में स्वास्थ्य घटकों, स्वास्थ्य तत्वों को हर्ज़बर्ग के जो 2 समूह बनाए। हर्ज़बर्ग ने द्विघटक विचारधारा दी। द्विघटक विचारधारा में 2 समूह को बनाए। पहले समूह में स्वास्थ्य तत्वों को रखा, दूसरे तत्व में अभिप्रेरक तत्वों को रखा। स्वास्थ्य तत्वों का संबंध वातावरण से होता है तथा ये व्यक्ति को असंतुष्ट होने से रोकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो तत्व थे, हाइजीन फैक्टर जो था, हाइजीन फैक्टर है, और एक मोटिवेशन फैक्टर है। हाइजीन फैक्टर जो थे वो क्या करते थे कि भाई वो ऐसे तत्व हैं कि भाई एक मनुष्य को असंतुष्ट होने से रोकते हैं। अभिप्रेरक तत्व मनुष्य को अधिक कुशलता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, और अभिप्रेरक जो तत्व था वो मनुष्य को अधिक कुशलता से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। 2 तत्व दिए, यह दिए, एक तो स्वास्थ्य संबंधी तत्व हाइजीन फैक्टर, एक मोटिवेशन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर मतलब असंतुष्ट होने से रोकता है। संस्था में आदमी काम कर रहे हैं, काम करने का मतलब ये है कि वो संतुष्ट है या नहीं,
वो असंतुष्ट होने से रोक रहा है उसको, असंतुष्ट नहीं हो रहा है जिन तत्व से, और उसको मोटिवेट करना है तो अभिप्रेरक तत्वों में बांटा है। तो दोनों घटकों को इस प्रकार है, दोनों घटक, एक तो स्वास्थ्य या आरोग्य घटक कहा है, एक का नाम था स्वास्थ्य या आरोग्य घटक, उसका नाम है अभिप्रेरक घटक। इनको याद रखना दोस्तों, कई बार ऑब्जेक्टिव बनता है कि हर्ज वर्ग के द्विघटक विचारधारा में स्वास्थ्य घटक कौन सा है, अभिप्रेरक घटक कौन सा है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो इनको आपको याद रखना है। स्वास्थ्य घटक में कौन से, संस्था की नीतियाँ, संस्था का प्रशासन, कार्य दशाएं, पर्यवेक्षण, पारस्परिक व्यक्तिक संबंध, वेतन या मजदूरी, अनुषंगी लाभ और कार्य सुरक्षा इत्यादि। फिर होते हैं अभिप्रेरक घटक। अभिप्रेरक घटक उपलब्धियां हैं, मान्यता एवं समान है, विकास है, उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उन्नति, कार्य की प्रकृति, ये सभी हैं अभिप्रेरक, जिससे मोटिवेट होता है। दोस्तों याद रखना है, बार बार इन नोट्स को आपको पढ़ना है, जिससे आपको याद हो के प्रथम दृष्टि से आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो इन वीडियोस को दोबारा देखें। उसके अलावा आप इन नोट्स को बार बार रिवीजन करें, जिससे आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएंगे ये, फिर आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। फिर आता है मैकग्रेगर की एक्स एवं वाई विचारधारा। मैकग्रेगर की एक्स एवं वाई विचारधारा। अभिप्रेरणा की एक्स एवं वाई विचारधारा का प्रतिपादन लेखक एवं मनोवैज्ञानिक डगलस मैकग्रेगर ने अपनी पुस्तक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज में किया। ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज, ये एक पुस्तक का नाम है, जिसको याद रखना है। ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज जो एक पुस्तक है, इसको याद रखना है। किसने लिखी ये पुस्तक, मैकग्रेगर डगलस ने लिखी, जिसमें कौन सी विचारधारा का प्रतिपादन किया है, एक्स तथा वाई विचारधारा। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, अभिप्रेरणा की एक्स एवं वाई विचारधारा का प्रतिपादक डगलस ग्रेगर ने अपनी कौन सी पुस्तक में दिया, तो ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज में दिया। इस विचारधारा में मानव व्यवहार को दो भागों में विभाजित करके ऋणात्मक व्यवहार को एक्स में और धनात्मक व्यवहार को वाई विचारधारा का नाम दिया। एक्स विचारधारा मानव व्यवहार के प्रति निराशावादी एवं नकारात्मक दृष्टिकोण पर प्रस्तुत करती है तथा कर्मचारी कठोर नियंत्रण और गहन निरीक्षण पर बल देती है। उसी तरह वाई विचारधारा मानव व्यवहार के प्रति सकारात्मक आशावादी दृष्टिकोण पर बल देती है तथा कर्मचारियों पर न्यूनतम नियंत्रण निर्देशन पर बल देती है। तो इस तरीके से आपने देखा एक्स और वाई विचारधारा दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट है। जहाँ एक और एक्स विचारधारा जो है निराशावादी एवं नकारात्मक दृष्टिकोण को अपना रही है, वहीं वाई विचारधारा जो है एक आशावादी एवं सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना रही है। इन दोनों विचारधारा को आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन सी निराशावादी विचारधारा का दृष्टिकोण है, भाई एक्स, और कौन सी आशावादी विचारधारा का दृष्टिकोण है, वाई विचारधारा। ये प्रश्न आने योग्य है। एक्स और वाई विचारधारा का अपन तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं, इसका अंतर समझ लेते हैं, ताकि और आपको अच्छा ढंग से ये समझ पाए कि एक्स और वाई विचारधारा क्या है। एक्स विचारधारा, इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे काम को टालने में सुख और संतोष की प्राप्त होती है। डगलस ग्रेगर एक्स विचारधारा में बताते हैं कि कोई भी मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, अपनी इच्छा से कार्य करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसे काम को टालने में ही सुख और शांति प्राप्त होती है। वो कहता है यार नहीं करना ये काम को करने में मन नहीं लगता, उसको काम को टालना चाहता है। वहीं वाई विचारधारा क्या कहती है, वाई विचारधारा कहती है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य करना पसंद करता है, उसको अपना कार्य करने में सुख एवं संतोष की प्राप्ति होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने आप काम करना पसंद करते हैं और उसको काम करने में आनंद आता है, तो वो वाई विचारधारा के आदमी हो गए। फिर आता है इसमें कार्य, एक्स विचारधारा में कार्य के प्रति विमुखता के कारण अधिकतर व्यक्तियों से कार्य करवाने के लिए उत्पीड़न, कठोर नियंत्रण, भय का वातावरण बनाना पड़ता है। देखो ऐसे व्यक्ति जब संस्था में आ जाते हैं, जो अपने आप काम नहीं करते हैं और उनको काम करने के लिए कहना पड़ता है, फिर उनको भय दिखाना पड़ता है, कठोर नियंत्रण रखना पड़ता है, जिससे वो कार्मिक काम करें। वहीं एक और वाई विचारधारा क्या कह रही है, संगठन उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए बाह्य नियंत्रण एवं दंड का भय ही एकमात्र तरीका नहीं है। वो उनको दंड और भय से नियंत्रण देने के खिलाफ है विचारधारा। वाई विचारधारा कहती है उन्हें कुछ अलग तरीके खोजे जाए जिससे उनको मोटिवेट किया जा सके, लेकिन दंड नहीं दिया जाना चाहिए, भय नहीं दिया जाना चाहिए कार्मिक को। सामान्य, फिर एक्स विचारधारा क्या कह रही है, सामान्य व्यक्तियों में उत्तरदायित्व एवं पहल की भावना का अभाव पाया जाता है। एक्स विचारधारा कह रही है जो व्यक्ति हैं, उन जो सामान्य व्यक्ति हैं उसमें उत्तरदायित्व एवं पहलपन की भावना का अभाव होता है, कम हो पाया जाता है।
वो या फिर पाया ही नहीं जाता है, जिसके कारण उन्हें जो है कठोरता के साथ काम करवाने के लिए मोटिवेट किया जाता है, उनको नियंत्रण रखने में कठोर नियंत्रण को अपनाया जाता है। वहीं वाई विचारधारा क्या कह रहा है कि भाई सामान्य व्यक्ति उपयुक्त परिस्थितियों में न केवल दायित्व ही ग्रहण करने का इच्छुक होता है, वरन उसमें पहल और कल्पना की भावना भी होती है। और कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपने दायित्व को ग्रहण ही नहीं करते हैं, और लेकिन उसमें पहलपन की भावना भी होती है और अच्छे ढंग से किसी कार्य को करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। फिर एक्स विचारधारा क्या कहती है? यह विचारधारा परंपरागत, कठोर एवं तानाशाही पर आधारित है। यह विचारधारा कठोरता, तानाशाही पर आधारित विचारधारा है। परंपरागत विचारधारा और वाई विचारधारा जो आधुनिक मानवीयता से उत्प्रोत विचारधारा है, सहभागिता में विश्वास करती है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, समझ में आ गई होगी आपको एक्स और वाई विचारधारा। एक्स और वाई विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन आपको समझ में आ गया होगा। मैकग्रेगर ने दी है एक्स और वाई विचारधारा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट विचारधारा है। और एक्स विचारधारा निराशावादी दृष्टिकोण को अपनाती है, वाई विचारधारा आशावादी दृष्टिकोण को अपनाती है। याद रखने योग्य बात है। फिर आती है विलियम ओची की जेड विचारधारा। विलियम ओची की जेड विचारधारा। विलियम ओची की जेड विचारधारा। अभिप्रेरणा की इस विचारधारा को प्रतिपादित करने का श्रेय अमेरिकन प्रबंध शास्त्री प्रोफेसर विलियम जी ओची को जाता है। इन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक सन 1981 में प्रकाशित थ्योरी जेड, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानी चैलेंजेस में किया। थ्योरी जेड नामक पुस्तक लिखी, किसने लिखी? विलियम ओची जेड ने लिखी। ये कहाँ के प्रबंध शास्त्री थे? अमेरिकन प्रबंध शास्त्री थे, जिन्होंने विलियम ओची ने जेड विचारधारा का प्रतिपादन थ्योरी जेड में किया, 1981 में किया। प्रोफेसर ओची ने अमेरिका एवं जापान की कई बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रबंध व्यवस्था का अध्ययन करने के पश्चात जेड विचारधारा का प्रतिपादन किया। विलियम ओची ने कहाँ की बड़ी कंपनियों को? अमेरिका एवं जापान की बड़ी कंपनियों की विचारधारा को अध्ययन किया। जापान की बड़ी कंपनियों की प्रबंध व्यवस्था का अध्ययन करने के पश्चात जेड विचारधारा का प्रतिपादन किया। जेड विचारधारा जापानी एवं अमेरिकी प्रबंध के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इसमें अमेरिकी तथा जापानी कंपनियों की अच्छाइयों को शामिल किया गया है। इस विचारधारा में प्रोफेसर ओची ने जापानी प्रबंध की उन विशेषताओं का उजागर किया है जिनकी वजह से अमेरिकी प्रबंध में श्रेष्ठ माना गया है। इस विचारधारा के अनुसार विश्वास, मर्मज्ञता एवं आत्मिकता 3 तत्व अभिप्रेरक घटक हैं। देखो, विलियम ओची ने जो जेड विचारधारा प्रस्तुत की, उसमें जेड विचारधारा में अमेरिका की श्रेष्ठ कंपनियों को लिया गया और जापान की श्रेष्ठ कंपनियों, बड़ी कंपनियों को लिया गया। और उसमें फिर ये निष्कर्ष निकाला कि कैसे जापान की कंपनियां जो हैं अमेरिका की कंपनियों से श्रेष्ठ हैं। उनके प्रबंध को देखा, मैनेजमेंट को देखा। अब दोस्तों कुछ प्रश्न हैं, उनको लेते हैं। लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना अभिप्रेरणा है। लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना अभिप्रेरणा है। यह कथन किसने दिया? कुर्ट्ज तथा ओडोनेल का है। अभिप्रेरणा के संबंध में सत्य कथन है। अभिप्रेरणा एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, सही है, मैनेजमेंट प्रोसेस है ये अभिप्रेरणा। यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। सीधे तौर पर अपन ने ऊपर पढ़ा है भाई मनोवैज्ञानिक अवधारणा है यह। अभिप्रेरणा एक कार्य पद्धति है, ये कार्य पद्धति है अभिप्रेरणा। तो इस उपरोक्त सभी आंसर होगा। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य कथन क्या है? अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया, यह सत्य अभी ऊपर पढ़ा अपन ने। अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न नहीं होती, यह असत्य है। अभिप्रेरणा क्या है? मनोबल से भिन्न होती है। यह प्रबंधकीय सफलता का कारण एवं परिणाम दोनों है, सही है। इनमें से इसलिए इसका ब आंसर है। अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न नहीं होती, यह असत्य कथन है। महत्व को दृष्टिगत रखते हुए अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय बताया। देखो, जो अभिप्रेरणा का महत्व को दृष्टिगत महत्व इतना बताया है कि हार्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है रेंसिस लिकर्ट ने अभिप्रेरणा को, मोटिवेशन को हार्ट ऑफ मैनेजमेंट बताया है, प्रबंध का हृदय बताया है। अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर देते हैं, यह कथन एलन का है। यह कथन किसका है? एलन का है। छठा क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का महत्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि, अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। अभिप्रेरणा की समस्या प्रबंध कार्यवाही की कुंजी है। प्रबंध कार्यवाही की कुंजी किसने कहा? अभिप्रेरणा की समस्या जो है प्रबंध कार्यवाही की कुंजी है, ये ब्रिज का शब्द है।
फिर है अभिप्रेरणा की अवित्तीय तकनीक किसे माना है। अभिप्रेरणा की अवित्तीय तकनीक जो है प्रशंसा एवं सम्मान अवित्तीय। उच्च वेतन में पेमेंट हो गया, ये फाइनेंशियल हो गया, ग्रेचुइटी फाइनेंशियल हो गया। प्रशंसा एवं सम्मान जो है नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स है अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा आवश्यकता क्रम सिद्धांत के जन्मदाता का। अभिप्रेरणा की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत दिया, किसने दिया? मास्लो ने। पूरा नाम क्या है? अब्राहम मास्लो था। स्वास्थ्य एवं आरोग्य विचारधारा के प्रतिपादक क्या है? स्वास्थ्य एवं आरोग्य द्विघटक विचारधारा जो थी हर्जबर्ग ने स्वास्थ्य एवं आरोग्य विचारधारा दी, जिसको अपन द्विघटक विचारधारा भी कहते हैं। दोस्तों, तो ये अपन ने पढ़ लिया अभिप्रेरणा अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता एवं महत्व को। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।